हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज A to Z अकेडमी। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास को। और जैसे कि हम क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, तो उसी सीरीज के अंदर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं लेके आई हूँ, तो ये है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड का केस। सॉलिड इन लिक्विड। पिछली क्लास में हमने किया था गैस एंड लिक्विड का केस। ये पॉइंट है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड का केस। क्या है ये सॉलिड इन लिक्विड का केस? देखो, सॉलिड इन लिक्विड मतलब ये क्या है? सोल्यूट। ये क्या है आपका? सोलवेंट। बी सोल्यूट बोले तो बी, सोलवेंट बोले तो ए। मतलब सोल्यूट डिसोल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर, मतलब सॉलिड डिसोल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर। इट मीन्स आप क्या कहोगे? अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। तो क्या हो रहा है? सॉलिड घुल रहा है। जो कम अमाउंट में होता है वो घुलता है। किसके अंदर घुल रहा है? लिक्विड के अंदर घुल रहा है। तो जो घुल रहा है वो सोल्यूट है, जिसके अंदर घुल रहा है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, ये केस हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि सॉलिड जब लिक्विड के अंदर घुलता है तो कैसे कैसे एग्जांपल्स या क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एक एग्जांपल बताइए जब सॉलिड लिक्विड के अंदर घुलता है। हाँ जी, बता सकते हो? शुगर इन वाटर, बेस्ट एग्जांपल। शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। अगर मैं साल्ट की बात करूं तो टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl इन वाटर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए और इन्हीं को लेके अपन ने स्टडी करना है। आज का टॉपिक यही रहेगा। तो इसके अंदर अब और क्या क्या चीजें हैं, कहते हैं कौन कौन से फैक्टर इस चीज को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर इस चीज को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है मेरे पास नेचर। नेचर किस चीज का? सोल्यूट का नेचर। अब सोल्यूट कौन है यहाँ पे? सॉलिड है। सॉलिड कैसा होगा? आपने एक कंसेप्ट सुना होगा +1 क्लास के अंदर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कंसेप्ट सुना है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कंसेप्ट मतलब पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं पोलर के अंदर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर के अंदर। अब कैसे? कई बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन होती है, मैडम कैसे हम पोलर और नॉन पोलर को जज कर सकते हैं? पोलर और नॉन पोलर को पहचानने की एक बड़ी ही अच्छी सी ट्रिक है या बड़ा अच्छा सा एक क्लू मिलता है। क्या? देखो, पोलर क्या होता है? पोलर मीन्स पोल। पोल पोल मतलब दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पोल्स। ठीक है, जिसके पास तुम्हें यानी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड या जिसके पास तुम्हें प्लस और माइनस दोनों चार्ज दिखे, तुम पहचान जाओगे वो कैसा कंपाउंड है? पोलर। और जिसके अंदर कोई चार्ज ना दिखे, जिसके अंदर आप कैटायन या अनायन को सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे बेंजीन। बेंजीन में आपका क्या है? C6H6। क्या आप बता सकते हो इसमें पॉजिटिव कौन सा है, कैटायन कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, अनायन कौन सा है? नहीं बता सकते। सिमिलरली हम इसमें ये नहीं बता सकते कैटायन या अनायन कौन सा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर। तो मेरा कंसेप्ट है नेचर का कि जो पोलर है वो पोलर के अंदर ही घुलता है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर ही घुलता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो कि जैसे एग्जांपल आप ले रहे थे सॉल्ट इन वाटर का, तो NaCl जो है वो कैसा एग्जांपल है? पोलर और नॉन पोलर। Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो किस चीज का एग्जांपल है ये? पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल किसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है? H2O। H2O भी कैसा है? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो पोलर है, अब इसके लिए यही कंसेप्ट आपने उठाना है। पोलर वाला नेचर कैसा होना चाहिए? सोल्यूट और सोलवेंट दोनों पे डिपेंड करती है ये बात। अगर कोई सोल्यूट है, सोल्यूट अगर आपका पोलर है तो सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर। अगर आपका कोई सोल्यूट नॉन पोलर है तो आपका सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। ठीक है, तो बेंजीन यानी कि HI। अच्छा, आप नॉन पोलर का कोई एक दे दो एग्जांपल। हमने कहा जैसे मेरे पास है I2 मॉलिक्यूल, I2 डिसॉल्व इन बेंजीन। दोनों के दोनों क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के अंदर आसानी से घुल जाएगा और एक सॉल्यूशन बना देगा और सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी। नेचर जो फैक्टर है वो इसी बात को ही तो बता रहे हैं। किस बात को? कि कैसे उसके अंदर एलिमेंट घुल जाएगा या कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और उस हिसाब से उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी।
कहता है पोलर के साथ सोल्यूबिलिटी पोलर की अच्छी होगी, नॉन पोलर के साथ सोल्यूबिलिटी नॉन पोलर की अच्छी होगी। ठीक है जी, तो फटाफट से इसको उतार लो। डन। उसके बाद सेकंड फैक्टर मेरा क्या है, सेकंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेहाफ पे एक कर्व बनेगी जो आज के टॉपिक को पूरा करेगी। सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर एक कर्व आएगी जिसे कहते हैं सोल्यूबिलिटी कर्व। कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्ट देखने को मिल सकती है। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी कर्व? एक्सप्लेन द सोल्यूबिलिटी कर्व विद ग्राफ। ग्राफ के साथ सोल्यूबिलिटी कर्व को पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से बताते हुए, जीरो से हीरो के सफर पे ले जाते हुए, सोल्यूबिलिटी कर्व में आपके 3 केस आएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1। अच्छा, ये केस है किसके लिए? सॉलिड इन लिक्विड के लिए ही। तो कहता है सॉलिड इन लिक्विड मिलके ही हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, केस नंबर 1 में सच सॉलिड एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaNO3 और KNO3, ये सारे सॉलिड्स हैं। जब इस टाइप के सॉलिड लिक्विड के अंदर घुलेंगे तो सॉल्यूशन तो बनता है, और साथ में रिएक्शन की टाइप कैसी होती है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखना जरा एक बार, एक्सोथर्मिक है या वहां से एंडोथर्मिक है। इस चीज में ध्यान रखना कि जब सॉलिड प्लस लिक्विड आपस में मिल रहा है, सॉलिड और लिक्विड जब आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन बन रहा है, और हीट एनर्जी क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बहुत जनरल है। देखिए, जैसे मान लो आपके पास कोई एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने क्या कर दिया? सॉलिड पार्टिकल, आपने पानी लिया, पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व करवा दिया। अब देखो, अगर आपको अंदर ये चीनी, या नमक की जगह पर चीनी वाला एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। नमक के अंदर चीनी वाला एग्जांपल लिया। मान लो आप घर में अपना नमक, पानी ले रहे हो, पानी के अंदर चीनी को, शुगर को डिसॉल्व करवाते जा रहे हो। आप बेटा नोट करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर पार्टिकल का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। फिर जैसे घर में शिकंजी बनाते हैं तो आप यही तो करते हैं, पानी के अंदर चीनी घोलते चले जा रहे हैं। फिर भी मान लो तुमने और शुगर डिसॉल्व करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। घर में चाय बनाते हो जब, तो पानी चढ़ाते हो सबसे पहले, पानी के साथ उसके बाद चीनी डालते हो, फटाफट से गैस तेज कर देते हो, यानी कि हीट तुमने सप्लाई करी। हीट एनर्जी आपने साथ में, जैसे ये चाय बना रहे हो, पानी डाला, चीनी डाली, साथ में क्या कर देते हो? हीट देते हो ना, तभी वो पानी चीनी के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो मतलब मुझे इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऐसे सॉलिड जिसके अंदर आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसी काइंड ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना हीट का, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना हीट का। एब्जॉर्ब हो रही है, क्या एब्जॉर्ब हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ऐसी केस के अंदर क्या होता है? सुनो, एक +1 में एक कंसेप्ट आया था, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटिलियर प्रिंसिपल कहता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, स्पेशल एंडोथर्मिक के लिए है ली चैटिलियर। ली चैटिलियर कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। यही तो दिख रहा है। अगर आप सिंपल इस गैस के अंदर चीनी घोलते हो तो ज्यादा तेज नहीं घुलेगी। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे देते हो, ज्यादा हीट सप्लाई कर देते हो, तो वो आसानी से उसके अंदर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। देन क्लियर है सभी को? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा, सोल्यूबिलिटी बढ़ गई। किसके लिए है ये? एंडोथर्मिक के लिए। तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल कहता है अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा, सोल्यूबिलिटी बढ़ी, तो आपकी जो कर्व है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। बस ये चीज मेरी ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। अभी ये ग्राफ बनाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ मेरे पास बनेगा। इस ग्राफ को मैं यहाँ पे प्लॉट करने जा रही हूँ। जो ग्राफ है किस किस के बीच में है? सोल्यूबिलिटी, ठीक है,
सोल्यूबिलिटी, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। मेरे पास चार है, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, चारों की कर्व किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, फॉरवर्ड के अंदर। आप अपने हिसाब से एग्जैक्ट भी नहीं बनाना, बिल्कुल NaCl और KCl, ठीक है। सेम ऐसे ही एक कर्व यहाँ पे, एक कर्व ऐसे, एक आ जाएगा यहाँ से NaNO3 का ग्राफ, एक आ जाएगा यहाँ से KNO3 का ग्राफ, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे नोट करना एक बार कि हाँ, यही चीज मैं जस्ट क्लियर कर रही थी, जो ये वाले दो कर्व है ना NaCl और KCl में, ध्यान देना K ऊपर आएगा, NaCl नीचे आएगा, सिमिलरली K ऊपर आएगा, NaNO3 नीचे आएगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ा, सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, तो कर्व आपकी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, इसीलिए ये ग्राफ ऐसे बने हैं। अब दो के ग्राफ तो इस टाइप से बनाने हैं तुमने, और दो के ग्राफ ज्यादा सोल्यूबिलिटी के साथ। ये सब एक्सपेरिमेंट, ये कैसे बने मैडम, ये सब एक्सपेरिमेंटल केस है, आपने सिर्फ डायरेक्शन याद रखनी है कि फॉरवर्ड के। डन, समझ आ गया सभी को, तो ये फटाफट से ले लो। देन सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, ग्राफ को एज इट इज रखे रहने देंगे क्योंकि इसी ग्राफ के अंदर अभी अपन ने और भी प्लॉट करने हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है सच सॉलिड भी हैं, जैसे एग्जांपल में हमने लिया Li2SO4 या Ce2SO4 थ्राइस, सीजियम सल्फेट Ce2SO4 का थ्राइस, ऐसे सॉलिड कहता है। इन सॉलिड को जब आप लिक्विड के अंदर डालोगे ना, तो सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, इवॉल्व आउट। कैसी टाइप है रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस बन गया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। पहले था एंडोथर्मिक का केस, अब है एक्सोथर्मिक का केस। तो सॉलिड जब लिक्विड के अंदर घुला, कौन से, ये इसके अंदर, सब में नहीं, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स जो है हमने याद रखने हैं कि ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे सॉलिड जिसको लिक्विड के अंदर जब घोला जाता है, डिसॉल्व करवाया जाता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बजाय हीट एनर्जी बाहर निकलती हुई नजर आई। आपने एक लिक्विड लिया, इसके अंदर सॉलिड डाला, भड़क के, जैसे कई बार आप पानी के अंदर तेल नहीं डाल देते उबलते हुए पानी के अंदर, घी मतलब तेल मान लो गर्म कर रहे हो, उसके अंदर पानी की छींट पड़ जाती है, तो कैसे के साथ मतलब हीट जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आती है ना। ऐसा ही याद रखो कि ऐसे सॉलिड को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो हीट क्या हुई, बाहर होती हुई नजर आई। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक, तो लीच एटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लीच एटिलियर प्रिंसिपल, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक के केस के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी घट गई, अपोजिट है। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ा था, सोल्यूबिलिटी बढ़ी थी, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ा, सोल्यूबिलिटी घट गई, ठीक है। तो हो गया जी। तो अब कर्व किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, उसकी हुई थी फॉरवर्ड, इसकी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, बस हो गया, बहुत सिंपल है। याद रखना, दोबारा याद करवा रही हूँ, ऐसे सॉलिड जो एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल से याद रख लेना, हमेशा याद रहेगा, नमक वाला एग्जाम्पल या चीनी वाला एग्जाम्पल, कि अपने घर में चीनी घोल रहे हैं तो वो तेज टेम्परेचर पे ज्यादा जल्दी घुलेगी, मतलब हीट देनी पड़ रही है, मतलब एंडोथर्मिक। टेम्परेचर दिया, सोल्यूबिलिटी बढ़ी, एंडोथर्मिक का केस, लीच एटिलियर कहता है टेम्परेचर दिया, सोल्यूबिलिटी बढ़ी, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, और कर्व कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड में। अपोजिट सेकंड केस, ऐसे सॉलिड भी होते हैं जो पानी के अंदर घुलते ही हीट बाहर निकालते हैं, मतलब एकदम से भड़क के बाहर निकल रही है हीट। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में अगर आप लीच एटिलियर प्रिंसिपल लगाओगे, टेम्परेचर बढ़ा, सोल्यूबिलिटी घट गई, अगर घट रही है तो कर्व बैक डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इसका ग्राफ यहां से देखिए, Li2SO4 Ce2
SO4 का थ्राइस। ये दो ग्राफ मैंने बना दिए जो बैकवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। डन, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये सब ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड केस है मेरे पास। थर्ड केस, तो इसी के साथ हमारा केस नंबर 3 स्टार्ट होता है बेटा। केस नंबर 3 क्या कहता है, कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिसमें सोल्यूबिलिटी नीदर मोर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ना ही बहुत ज्यादा बढ़ती है ना ही बहुत ज्यादा घट रही है, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना ही बहुत ज्यादा घट रही है, जबकि ये क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर शिफ्ट होती चली जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने प्लॉट किया है डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से पहले ये प्लॉट हो रही है, पहले ऊपर की तरफ जा रही है और फिर क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। एक फॉर्म जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, हमने कहा ये अल्फा की तरफ जा रही है, अल्फा, और जब ये नीचे की तरफ जा रही है, ये क्या कहला रही है, बीटा। जिस टेम्परेचर पे वो सबसे ऊपर गई वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, 32.8 डिग्री सेल्सियस तो इसमें है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब है ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कर रही है। एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जिसमें सोल्यूबिलिटी ना ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना ही बहुत ज्यादा घट रही है। मेरा बेटा आ गया, जैसे कि आपको सबको सुनाई दे रहा होगा, आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है क्लास को यहीं पे खत्म करना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। कोई डाउट हो तो डाउट लीजिएगा, और ऐसे ही चैनल को लाइक करते चले जाइए, वायरल कर दीजिए, जितना हो सके फैला दो, क्योंकि ये मेरा अकेले का नहीं, आप सबका प्यार है, आप सबका खुद का अपना चैनल है। तो ऑल द बेस्ट।